दोस्तों, आज से कुछ साल पहले कोरियन सिनेमा में एक ऐसी फिल्म ने दस्तक दी जिसने कुछ ही घंटे में जिंदगी के तमाम पहलुओं का एहसास एक ही झटके में करा दिया। एक ऐसी फिल्म जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई है और आपको एहसास कराती है कि हर कोई अपने दुख में अकेला ही है। ये आपको किसी भी हद तक ले जाकर जीवन की उन हकीकत से वाकिफ करवाती है जिन्हें एक आम इंसान रोजाना घुट-घुट कर जी रहा है। ये फिल्म कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर तो नहीं है, लेकिन रोटेन टोमेटोज पर दर्ज 94% खुद ब खुद बयां करते हैं कि आखिर ये कितनी लाजवाब फिल्म है। मूवी का नाम है द सीक्रेट सनशाइन और इसके डायरेक्टर हैं ली चैंग डोंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अनजान रास्ते से होती है, जहां पर ली शिन अपने बेटे जुन के साथ मिरियांग जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। ली शिन गाड़ी को ठीक करने की पूरी कोशिश करती है, पर ये उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो एक मैकेनिक को कॉल करके वहाँ बुलाती है। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि वो जिस जगह पर थी वहाँ के बारे में उसे तिनके भर की भी जानकारी नहीं थी, जिस वजह से वो मैकेनिक को अपनी लोकेशन नहीं दे पाती। इसी दौरान वहाँ एक और गाड़ी आती है। ली शिन गाड़ी के सामने हाथ दिखाकर उसे रुकवाती है और मैकेनिक से ड्राइवर की बात करवाती है ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। सड़क के किनारे एक सुंदर सी नदी बह रही होती है। वो दोनों माँ बेटे वहीं आकर बैठ जाते हैं, जहाँ ली शिन अपने बेटे से कहती है कि देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है, तुम्हारे पिता यहाँ पर हमेशा आना चाहते थे। जुन बोलता है लेकिन वो यहाँ पर आ तो नहीं पाए ना माँ, जिस पर ली शिन उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता नहीं आ पाए तो क्या हुआ, हम तो यहाँ पर आ गए हैं, अब हम लोग हमेशा यहीं रहेंगे। इतने में मैकेनिक वहाँ पर आ जाता है और गाड़ी को बनाने लगता है। इस मैकेनिक का नाम किम होता है, जो मिरियांग का ही निवासी होता है। ली शिन के हाव भाव से किम को मालूम पड़ता है कि वो यहाँ पर नहीं है और उससे यहाँ पर आने की वजह पूछता है, जिस पर ली शिन उसे बताती है कि कुछ महीने पहले उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई और मिरियांग उसके पति का पुश्तैनी गाँव था, जो कि हरदम उसके दिल के करीब रहा है। इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर यहीं पर अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। आपको बता दें कि ली शिन एक पियानो टीचर होती है और यहाँ पर वो बच्चों को पियानो ही सिखाएगी और इसके लिए उसे एक बड़ा सा हॉल चाहिए होगा। साथ ही उसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। वो तो बस अपने पति की यादों को संजोने के लिए इस गांव में दाखिल हो जाती है। ली शिन की ऐसी हालत किम से देखी नहीं जाती। वो अपने कुछ करीबियों को फोन लगाता है और उसके लिए एक हॉल और रहने के लिए किराए के कमरे की व्यवस्था करने में जुट जाता है। रास्ते में ली शिन किम से पूछती है कि मिरियांग कैसा गाँव है। वो बताता है कि ये बहुत ही छोटा सा गांव है, जहाँ के लोग बेहद सीधे साधे हैं। सबसे अनोखी बात इस गांव के नाम के पीछे जुड़ा मतलब है, जिसे सीक्रेट सनशाइन कहते हैं। कुछ ही दिनों में ली शिन गांव में सेटल हो जाती है और फिर एक दिन वो किम का शुक्रिया अदा करने उसके पास जाती है। किम उसे अपने घर में बुलाता है, लेकिन जल्दी में होने के कारण अगली बार आने का कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, मिरियांग एक छोटा सा गाँव था जहाँ अक्सर छोटी छोटी बातें हर किसी तक पहुँच जाती थी। ऐसे में ली शिन के पति की मृत्यु के बाद उसे भी वहाँ पर हर कोई जानता था। किम पहले दिन से ही ली शिन को पसंद करने लगा था, इसलिए जब भी समय मिलता वो ली शिन की मदद करने के लिए उसके पास पहुँच जाता। यहाँ तक कि ली शिन के हॉल के बाहर वो एक बोर्ड भी टांग देता है जिसमें लिखा था कि वो एक अवार्ड विनिंग पियानो टीचर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पास पियानो सीखने के लिए आ सकें। हालांकि ली शिन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जुन का दाखिला भी एक नर्सरी स्कूल में हो गया था, जहाँ पर पार्क नाम का एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ाने के बाद उन्हें घर तक भी छोड़ा करता था। इसी वैन से पार्क की बेटी भी जाया करती थी। यहीं पर ली शिन की मुलाकात पार्क से होती है और वो उसे एक नई जमीन दिलवाने को कहती है ताकि वो अपने खुद के घर में रह सके। ली शिन जब अपने घर पहुंचती है तो उसके बगल में ही मौजूद एक दवाखाना में काम करने वाली फार्मिस्ट उसे बुलाती है। ये महिला काफी धार्मिक किस्म की होती है और तोहफे में उसे एक बाइबल देकर कहती है, मुझे पता है तुम किस दर्द से गुजर रही हो, अगर तुम भगवान का रास्ता अपना लो तो ये सभी दर्द तुम्हारे आगे बोने हो जाएंगे। हालांकि ली शिन इन सब में ज्यादा कुछ विश्वास नहीं करती थी और ना ही वो किसी दर्द में थी, लेकिन फिर भी वो एक तोहफे के रूप में बाइबल को स्वीकार कर लेती है और सीधे अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उसका बेटा उसके साथ कुछ मस्ती करने के लिए छुपा रहता है। ली शिन जुन को देख लेती है, पर अपने बेटे के इस खेल में हिस्सा लेने के लिए वो जानबूझकर रोने का नाटक करने लगती है, जिस पर जून सामने आकर अपनी माँ को सरप्राइज करता है। माँ बेटे का ये अनमोल प्यार वाकई में काबिले तारीफ होता है। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन ली शिन का भाई उससे मिलने के लिए मिरियांग आता है
वो जानना चाहता था कि बिना किसी को खबर किए आखिर उसकी बहन सियोल छोड़कर क्यों चली गई, वो भी उस इंसान के लिए जिसने उसको धोखा दिया था। वो अपनी बहन को समझाता है कि तुम उस आदमी के जाने का गम क्यों मना रही हो, उसकी वजह से तुम इतना दुख क्यों सह रही हो जिसने तुम्हें चीट किया है। चलो वापस सियोल चलो, यहाँ तुम क्या ही करोगी। पर लीशिन इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा पति मुझे और मेरे बेटे को बहुत प्यार करता था। अगली सुबह वो दोनों घर खरीदने के लिए प्रॉपर्टी देखने चले जाते हैं। यहाँ किम भी उसके साथ होता है। यहाँ वो लोग जमीन के मालिक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा आदमी होता है। साथ ही साथ वो दोनों भाई बहन मिलकर किम का थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा देते हैं और एक दूसरे के साथ काफी हंसी मजाक करते हैं। जब लीशिन का भाई वापस सियोल जा रहा होता है तो किम उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आता है। यहाँ पर वो किम से एक निजी सलाह देते हुए बोलता है, यकीनन तुम बहुत ही बढ़िया आदमी हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी बहन तुम्हारे बिल्कुल भी टाइप की नहीं है। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो अपना समय यहाँ खराब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जून के स्कूल में एक छोटा सा ऐसे कंपटीशन होता है जहाँ पर उसे अपनी माँ के लिए बोलना रहता है और स्कूल में सभी बच्चों की मॉम आई हुई थी। लीशिन भी अपने बेटे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वहाँ पहुँची थी। वाकई जुन ने काफी अच्छी स्पीच दी थी, सभी बेहद खुश थे। इसके बाद वो लोग एक डिनर पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ पर पार्क भी होता है। इसी दौरान लीशिन को किम का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जिस जमीन को तुम खरीदने की दिलचस्पी रख रही थी उसका मालिक गाँव में आया हुआ है, तो जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। लीशिन सब कुछ छोड़कर वहाँ जाने लगती है। पार्क उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन किसी तरह अपने जज्बातों को संभालकर उसे बाहर छोड़ने आता है। ऐसा लग रहा था जैसे पार्क कुछ कहना चाहता है। लीशिन भी उससे ये बात पूछती है, लेकिन वो इसके लिए इनकार कर देता है और अपने दिल की तमन्ना दिल में ही रखकर वापस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। उधर लीशिन किम के साथ उस आदमी से मिलने जाती है जहाँ पर वो अपनी काबिलियत दिखाने के लिए पियानो बजाती है। लैंड ऑनर उसकी काफी प्रशंसा करता है और साथ ही किम को समझाता है कि तुम्हारी उम्र काफी हो रही है, लीशिन से अच्छी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। जमीन की पक्की डील होने के बाद लीशिन काफी खुश थी। वो अपने बाकी के साथी दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर वो काफी ड्रिंक भी कर लेती है। इसी बीच उसके पास एक फोन आता है, लेकिन आवाज न आने की वजह से वो बार बार फोन कट कर देती है। रात में जब वो अपने घर पहुँचती है तो चारों तरफ बहुत सन्नाटा था। उसे लगा उसका बेटा सो रहा है, लेकिन जब वो अपने बेटे को देखने जाती है तो वो कहीं नहीं मिलता। और फिर एक कॉल आती है, एक ऐसी कॉल जो लीशिन का दिल दहला देती है, उसका सारा नशा उतार देती है। दरअसल दोस्तों, जुन को किसी ने अगवा कर लिया था। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि किडनैपर की थी। वो लीशिन से काफी पैसे की डिमांड करता है और अपने बेटे की सलामती के लिए वो उसकी हर डिमांड में हामी भर लेती है। यहाँ तक कि लीशिन बैंक जाकर सारे पैसे भी निकाल लेती है। वो सारे पैसे जो उसने अभी तक जमा करके रखे थे और सीधे जाकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर रखकर आ जाती है। लेकिन किडनैपर इतने पैसे में भी संतुष्ट नहीं था, उसे तो अभी और पैसे चाहिए थे। इसलिए अपनी अगली कॉल पर वो लीशिन से पूछता है कि तुमने मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए? तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, तुम तो जमीन खरीदने वाली थी, आखिर कहाँ गए तुम्हारे पैसे? जिस पर रोती बिलखती लीशिन उसे बताती है कि जमीन खरीदना तो सिर्फ एक बहाना था, मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा मेरे हस्बैंड के मरने के बाद जितने भी पॉलिसी के पैसे मिले थे वो सब मैंने स्टूडियो और घर के किराए में खर्च कर दिए, इसलिए अब मेरे पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है और जो थोड़े बहुत सेविंग्स मैंने करके रखी थी वो मैं तुम्हें कब का दे चुकी हूँ। ये सुनकर किडनैपर फोन काट देता है और अब बात पुलिस तक पहुँच जाती है। किम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके गाँव में भी इस तरह के गंदे लोग रहते हैं। यहाँ पर तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आखिर मिरियांग ऐसी जगह तो कभी थी ही नहीं। जुन के अगवा होने के कुछ दिन बाद पुलिस को एक डेड बॉडी नदी के किनारे मिलती है। वो शिनाख्त करने के लिए लीशिन को बुलाते हैं। लीशिन अपने बेटे को पहचान जाती है, ये जुन ही था जो अब उसके बीच नहीं रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसका नन्हा सा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जुन उसकी दुनिया था, उसी के लिए तो वो ये सब कर रही थी। आखिर बेचारे की क्या गलती थी? पहले पति और अब बेटे को अपने से दूर जाते देखकर लीशिन अंदर से टूट गई थी। ये दर्द इतना गहरा था कि उसके आंसू तक सूख गए थे। हर कोई गांव में इस घटना
से सदमे में था। सभी का दिल आज रो रहा था। जुन के अंतिम संस्कार में घर के बाकी के रिश्तेदार भी पहुंचते हैं। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ भी थी, जो अपने पोते के जाने के दर्द पर बिलख बिलख कर रो रही थी। और जब उनकी नजर लीशिन पर पड़ती है तो उसे ही दोषी ठहराने लगती है। वो उसे एक श्रापित महिला कहती है, जो पहले अपने पति को खा गई और अब अपने बेटे को। यकीनन दोस्तों, ऐसे समय में जहाँ एक माँ के सामने उसके बेटे की लाश पड़ी हो, इससे बड़ा दुख उसके लिए क्या ही हो सकता है। ऐसे में वो माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने तक कोख में पाला, उसे इतना बड़ा किया और उसके बाद लोग उसी को अपने बेटे का हत्यारा कहें, वाकई एक महिला के जीवन में इससे ज्यादा दर्दनाक मंजर क्या ही हो सकता है। जिस वक्त लीशिन को अपने रिश्तेदारों और करीबियों के सहारे की जरूरत होती है, तब वही लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं और उस पर लांछन लगाते हैं, और ये वाकई काफी कष्टदायक होता है। और बेचारी लीशिन इसी मुश्किल भरे दौर से गुजर रही थी। वो जीते जी मुर्दा बन चुकी थी। हालांकि इस बीच किम उसका काफी ख्याल रखता है, उसका सहारा बनता है, पर वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो तो इंसान के रूप में रोबोट बन चुकी थी। यहाँ तक कि जब वो पियानो क्लास लेती थी तो अचानक से उसे अपने बेटे की याद आ जाती थी और वहीं पर वो रोने लगती थी। जुन की मौत के बाद लीशिन गुमसुम सी रहने लगी थी। खाना पीना सब छोड़ चुकी थी। ना तो उसे दिन का ख्याल था और ना ही रात का। ऐसे में एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मेडिकल स्टोर दवा लेने के लिए जाती है, जहाँ पर वही धार्मिक महिला उसे दोबारा मिलती है और भगवान पर विश्वास करने की सलाह देती है। वो लीशिन को समझाती है कि तुम जिस कष्ट से गुजर रही हो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ईश्वर का रास्ता। कल एक धार्मिक सम्मेलन होने वाला है, तुम्हें वहाँ आना चाहिए। ईश्वर हम सबके बीच है। जिस पर लीशिन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अगर ईश्वर सबके बीच होते तो आज मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीनते। कहाँ है तुम्हारे ईश्वर? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अगर हकीकत में ईश्वर कहीं पर है तो मेरे बेटे को मुझे वापस लाकर दिखाएं, तब मैं मानूं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लीशिन को अपने बेटे की डेथ रजिस्टर करवाने के लिए सरकारी ऑफिस जाना था। किम उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था, ना तो इस गांव पर और ना ही शहर के लोगों पर। लेकिन फिर भी किम उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे लग जाता है। दफ्तर में जब लीशिन से जून की डिटेल्स मांगी जाती हैं, तो लीशिन अपने जज्बात रोक नहीं पाती और वहीं पर रोने लगती है। वो रोते रोते ऑफिस के बाहर आ जाती है और उसके पीछे किम भी होता है। अचानक लीशिन को सामने मौजूद वही धार्मिक सम्मेलन दिखाई देता है, जिसके बारे में वो मेडिकल स्टोर वाली महिला बात कर रही थी, और अब वो वहाँ जाना चाहती थी। चर्च में जाकर लीशिन को एक अलग अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि उसके सारे के सारे दर्द ईश्वर ने छूमंतर कर दिए हैं और वो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाती है। अब लीशिन का ईश्वर पर विश्वास हो गया था। वो धार्मिक बन चुकी थी और बाकी की महिलाओं के साथ रोजाना प्रेयर भी करने लग जाती है। लीशिन को अब भरोसा हो चुका था कि हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं और मेरे बेटे को भी ईश्वर ने अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। ईश्वर से जुड़ने के बाद लीशिन के अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। वो अपने सभी दुखों को भूल चुकी थी और किम भी इन सब में उसका साथ दे रहा था। किम ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से बस लीशिन के साथ रहना चाहता था। वो उससे बहुत प्यार करता था। हालांकि अपने प्यार का इजहार करने का दम उसके अंदर अभी भी नहीं था। किम और लीशिन अब डेली चर्च जाने लगे थे, सभी धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने लगे थे, साथ ही साथ उसका प्रचार प्रसार भी करने लगे थे। और तो और वो अपने बेटे की याद में स्कूल के सभी बच्चों के इर्द गिर्द ही रहती है, यहाँ तक कि उन्हें घर तक भी छोड़ती है। एक दिन बच्चों को घर छोड़ने के दौरान उसे पार्क की बेटी दिखाई देती है, जिसे कुछ लोग बीच सड़क पर मार रहे होते हैं, लेकिन वो ये सब नजरअंदाज करके अपने रास्ते चली जाती है। धीरे धीरे लीशिन ईश्वर की भक्ति में इतना डूब जाती है कि वो अब अपने बेटे के कातिल को माफ करने का फैसला कर लेती है, और इसलिए वो पार्क के पास जेल में जाती है कि वो अब ईश्वर के रास्ते पर चलने लगी है, इसलिए उसकी सारी गलतियों के लिए माफ करती है। वहीं पार्क को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जेल में रहकर उसने भी सच्चाई का रास्ता अपना लिया था और वो रोजाना लीशिन के लिए प्रे करता था। पार्क के अंदर ऐसा बदलाव देखकर लीशिन काफी चिंतित हो जाती है और चक्कर खाकर रास्ते में ही गिर जाती है। अगला सीन हमें अस्पताल का दिखाया जाता है, जहाँ पर लीशिन एडमिट होती है। उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ किम भी होता है। इसी दौरान किम की माँ का उसे फोन आता है, जो अपने बेटे की बहुत फिक्र करती है। वो किम से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया।
किम माँ को बताता है कि उसकी फिक्र बिल्कुल भी ना करें, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। इतने में वहाँ चर्च के बाकी लोग भी लीशिन को देखने आ जाते हैं। वो सभी किम से पूछते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। तब किम कहता है शायद लीशिन को किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से अचानक चक्कर आ गए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई थी। वैसे कोई खतरे की बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। सबके जाने के बाद किम लीशिन के पास जाता है, जो कि दवाइयों की वजह से गहरी नींद में सो रही होती है। किम उसके फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। ये किम का प्यार ही तो था जो अभी तक लीशिन के साथ बना हुआ था, वरना इस दुनिया में अब उसके साथ था ही कौन। सभी ने तो अपना मुंह मोड़ लिया था। शाम को लीशिन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है तो सभी लोग उसके घर पर सांत्वना देने के लिए आते हैं, उसके लिए प्रेयर भी करते हैं। लेकिन ना जाने क्यों लीशिन के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी और गुस्से में सबसे कहती है कि आखिर ईश्वर ऐसे कैसे कर सकता है। उस खूनी ने मेरे बेटे को मारा, इसलिए सबसे पहले माफ करने का हक मेरा था। भगवान ने उसको कैसे माफ कर दिया? वो एक खून करने के बावजूद भी इतना शांति से कैसे जेल में जी सकता है? ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। उसे किडनैपर के कॉल के ख्वाब आने लगे थे, यहाँ तक कि वो चोरी भी करने लगी थी। किम से उसकी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। हालांकि इन सब से भी कुछ खास नहीं होता। ना जाने लीशिन को क्या हो गया था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी उसी फार्मिस्ट दोस्त के पास जाती है जिसका मेडिकल स्टोर होता है, लेकिन आज दुकान पर उसका पति था। लीशिन उससे उल्टी सीधी बातें करना शुरू करती है और फिर फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। अब वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और एक सुनसान जगह पर रुककर एक दूसरे के काफी करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस शख्स को महसूस होता है कि वो गलत कर रहा है और लीशिन को वापस उसके घर ले जाकर छोड़ देता है। इसके बाद शाम को लीशिन किम के घर जाती है और उसके साथ भी इंटीमेट होने की बात कहती है। किम को लगता है कि वो काफी दुखी है, इसलिए ऐसा कह रही है। ऐसे में वो उसे खुद को संभालने की राय देता है, जिस पर लीशिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसकी नजर एक घर पर पड़ती है जहाँ पर सब लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। लीशिन को अचानक गुस्सा आ जाता है और एक पत्थर लेकर उनकी खिड़की पर फेंक देती है। रात में घर आकर वो काफी अकेला महसूस करती है और फिर हाथ में चाकू लेकर ईश्वर से कहती है, क्या तुम मुझे देख रहे हो? और ये कहकर अपने हाथ की नस काट देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पछतावा होता है, जिसके बाद घर के बाहर रोड पर जाकर लोगों से मदद मांगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीशिन का भाई दिखाई देता है, जो अपनी बहन से मिलने के लिए मिरियांग आया हुआ है। उसको पिक करने के लिए किम जाता है। रास्ते में वो किम से पूछता है कि ये मिरियांग कैसा गाँव है, जिस पर जोर का ठहाका लगाते हुए किम कहता है कि बिल्कुल यही सवाल तुम्हारी बहन ने पहली बार मुझसे किया था और मेरा जवाब तब भी वही था और आज भी वही है। यहाँ के लोग बिल्कुल वैसे के वैसे ही सीधे साधे हैं। अब वो दोनों लीशिन को देखने के लिए अस्पताल जाते हैं। लीशिन ठीक थी, बस उसके हाथ में थोड़ा सा घाव था जो कि कुछ ही दिनों में भर जाएगा। अपनी बहन को सही सलामत देखकर वो वापस सियोल चला जाता है। अब किम लीशिन को घर ले जा रहा था, तभी रास्ते में लीशिन उससे कहती है कि उसे बाल कटवाना है। किम उसे एक ब्यूटी पार्लर लेकर जाता है जहाँ पर पार्क की बेटी बाल काटने का काम करती थी। लीशिन उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी। एक लड़की अपना दुख बयान करते हुए उसे बताती है कि पिताजी के जेल जाने के बाद मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मेरे खाने के भी लाले पड़ चुके थे, इसलिए मैंने स्कूल छोड़कर ये काम करना शुरू कर दिया। लीशिन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ब्यूटी पार्लर से बाहर चली जाती है, जहाँ पर किम के ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ जानबूझकर लेकर आए। अपने आधे कटे बालों को लेकर लीशिन बड़े दुखी मन से अपने घर वापस आ जाती है। किम भी उसके पीछे पीछे घर पहुँचता है, जहाँ पर लीशिन एक शीशे को अपने सामने रखकर खुद ही अपने बालों को काट रही होती है। किम लीशिन की इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराते हुए शीशे को अपने हाथ में थामकर उसकी मदद के लिए उसके सामने रख देता है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जाते जाते ये सीन ये बतलाता है कि जिस शीशे में लीशिन खुद को झांक रही है, यही उसकी वास्तविकता है और वो इसे देखकर पहले जैसी होना चाहती है। वहीं किम ने जिस तरह उसकी मदद के लिए शीशे को अपने हाथों में थामा हुआ है, ये साफ साफ दर्शाता है कि किम इसी तरह उसके साथ पूरे जीवन भर खड़ा रहने वाला है और जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ देने वाला है। हालांकि वो लीशिन का दर्द तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें हल्का करने की कोशिश जरूर करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।